सुबह ने पार्ट 1 में देखा था कि किस प्रकार से बायो टेक्नोलॉजी हो रही थी और हम उदाहरण ही बता रहे थे तब तक कि मेरी मोबाइल डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, तो आज उम्मीद है पूरा वीडियो बन पाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे इंसुलिन हार्मोन कैसे बनाया जाता था पहले और आज के ज़माने में कैसे बनाया जाता है जब बायोटेक्नोलॉजी के जरिए। ठीक है, तो उसमें होता क्या था कि पहले की जो जानवर वानवर मरते थे, जैसे घोड़ा हुआ, गधा हुआ, विभिन्न प्रकार के जीव हुए, हाथी हुआ, उनमें हाथी होता गर्म में थोड़ा ज़्यादा बड़ा अग्न्याशय से पाया जाता है, पैनक्रियास पाया जाता है। उसमें बीटा सेल्स क्या होती हैं, थोड़ा ज़्यादा होती हैं। अगर हम बात करें पैनक्रियास की, पैनक्रियास क्या होता है, अग्न्याशय होता है, अग्ना। ठीक है, एक होता है आमाशय। आमाशय हम लोग जानते हैं जे आकार का होता है, थैलीनुमा संरचना होता है। जब भोजन आता है तो आमाशय में टिकता है। आमाशय के बाद यहाँ पे एक छोटी सी पत्तीनुमा संरचना होती है जिसको हम लोग पैनक्रियास बोलते थे। ठीक है, तो पैनक्रियास में क्या होता है कि 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा ऐसे होता है, ऐसे होता है, अल्फा, बीटा और गामा। तो जो ये बीटा सेल्स होती हैं, ये क्या काम करती हैं, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं। किसका स्राव करती हैं, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं। अब ये इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन क्या काम करता है, ये हमारे पैनक्रियास से निकलता है। पैनक्रियास में बीटा सेल्स द्वारा, बीटा कोशिका द्वारा। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन हमने बताया था कि जब मनुष्य में जब शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, शुगर क्या है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज वगैरह की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, शुगर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है। तो ये इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है, कहता है भाई चाहे तुम जो कर लो, शुगर को कहता है चाहे तुम जो कर लो, हमारे रहते हुए तुम ऊपर नहीं जा सकते हो। मतलब कि इसको मेंटेनेंस का काम करता है, मेंटेनेंस करने का काम कौन करता है, इंसुलिन नामक हार्मोन करता है। कहता है कि तुम हमारे रहते कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। अब बुढ़े लोगों में कैसे शुगर हाई हो जाता है, हम लोगों में नहीं होता। हम लोगों में क्या होता है कि जो इंसुलिन हार्मोन जो सेल्स बनाती हैं वो क्या होती है, नई नवेली होती हैं। ठीक है, नई नवेली होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करने लगती हैं। उसके बाद जब भी हम लोग खाका चीनी चबाते हैं ना, चीनी चबाने से क्या होता है, हमारे शुगर की मात्रा ढेर बढ़ जानी चाहिए, लेकिन यही इंसुलिन क्या करता है, कहता है कंट्रोल करने का काम करो, अभी ज़्यादा मत छोड़ो। ठीक है, तो बुढ़े लोगों में क्या होता है, ये भी सेल्स क्या होती है, बुढ़ा जाती हैं, उम्र के साथ साथ ये भी थोड़ा सा बूढ़ी हो जाती हैं। तो बूढ़ी होने के कारण ये क्या काम करती है, इंसुलिन हार्मोन का कम स्राव करने लगती हैं, जिसके कारण शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अब तुम मिठाई खा रहे हो बढ़िया से, इंसुलिन हार्मोन बन ही नहीं रहा, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और इसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो हमको बाहरी रूप से एक दवा दी जाती है ना, शुगर की गोली दी जाती है, शुगर की दवा दी जाती है। अब वो दवा हम रोज खाते हैं एक तब जाके शुगर कंट्रोल होता है। ये जो दवा होती है, ये जो दवाई होती है, इसमें क्या हमारा होता है, इंसुलिन हार्मोन। समझ में आ रहा है पूरा, इंसुलिन नामक हार्मोन की उपस्थिति में शुगर कभी भी बढ़ नहीं सकता है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कैसे आज के ज़माने में यह जो इंसुलिन हार्मोन है वो बनाया जाता है ना, इंसुलिन हार्मोन आज के ज़माने में कैसे बनाया जाता है। तो पहले क्या होता था कि गाय भैंस मरती थी, उनका जो अग्न्याशय पैनक्रियास निकाला जाता था, पैनक्रियास से बीटा सेल्स को निकाला जाता था, उनको निचोड़ करके बढ़िया से इंसुलिन हार्मोन की प्राप्ति की जाती थी। अब उसको मनुष्य के शरीर में लगाया जाता था। हम उसको मनुष्य के शरीर में जब लगाएंगे, बताइए भाई, जब घोड़े गधे का जो इंसुलिन है जब मनुष्य में लगेगा, कोई ना कोई परिवर्तन तो आएगा। गरीब लोग को पता ही नहीं चलता था हमको शुगर है, वो मर जाते थे। अमीरों को पता होता था तो अमीर क्या काम करते थे, सुई लगवा लेते थे गधे घोड़े वाला। तो इनमें क्या देखा गया, धीरे धीरे तो नॉर्मल था, लेकिन जब थोड़ा और हो गए तो इनमें क्या होने लगा, पैरालिसिस या फिर इसको चमड़े का जूता सुनाते हैं, क्या बोलते हैं उस रोग को, मिर्गी का दौरा पड़ने लगा। अब तो नहीं आती ना मिर्गी किसी को, अब मिर्गी का दौरा नहीं आता। तो पहले क्या होता था, इसी हार्मोन को जब जानवरों का हार्मोन चढ़ाया जाता था मनुष्य के शरीर में, शुगर तो कंट्रोल होती थी, लेकिन साथ कुछ साइड इफेक्ट भी पड़ते थे, जैसे मिर्गी उर्गी आने लगती थी। ठीक है, तो आज के ज़माने में क्या होता है, आज के ज़माने में प्रोसेस को देखें थे, प्रोसेस यहाँ पे लिख देते हैं, प्रोसेस।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोसेस या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस, ऐसे हम लोग आज यूज करते हैं। तो कुछ करते होते नहीं है। देखिए सर्वप्रथम एक जीवाणु सेल्स होती है। क्या होती है? जीवाणु कोशिका होती है। अब जीवाणु कोशिका भी हमसे नहीं बन रही थी, ये हो गई हमारी बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं, समझ में आ रहा है? इसमें क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ फ्लैजिला वगैरह पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। इसके द्वारा यह मूवमेंट करने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का काम करता है। यहाँ पे कुछ निकले होते हैं जैसे पिलाई वगैरह, इनके द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाने का कार्य करता है। अच्छा, एक बात और इसमें देखने को मिलता है, जो होता है ये जो गोल संरचना में दिख रही है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, ठीक, प्लाज्मिड। अच्छा, इसके अतिरिक्त भी कुछ जेनेटिक मटेरियल ऐसे पाए जाते हैं इसमें। उसके बाद कोशिका द्रव भरा रहता है, पूरा का पूरा समझ में आ रहा है? ये हो गई हमारी बैक्टीरिया सेल। अच्छा, अब मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य के जो पैनक्रियाज है, ये मान लो हम बना दे रहे हैं थोड़ा सा पैनक्रियाज, ठीक, ऐसी पत्तीनुमा संरचना में होता है। पैनक्रियाज में बनाने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी बीटा सेल्स कहाँ है भाई। इसमें बीटा सेल्स को खोजते हैं, खोज लिए, चलिए बीटा सेल्स को हम निकाल लेते हैं। चलिए भाई, ये हो गई हमारी बीटा सेल्स। इसको अलग कैसे बनाएं? ये हो गए हमारा, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस मटेरियल होता है, डीएनए होता है, वो केंद्रक में उपस्थित होता है, एक। उसके बाद विभिन्न प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ऐसी कोशिका द्रव में भरे, ठीक है। उनका सबका काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल देखना है, डीएनए को देखना है, ठीक। इसको बोल सकते हैं ह्यूमन बीटा सेल्स या फिर ह्यूमन इंसुलिन हार्मोन वाली सेल, ठीक। क्या किया गया, इसके प्लाज्मिड को बाहर निकाला गया। क्या किया गया? प्लाज्मिड को बाहर निकाला गया। लो भाई, हम प्लाज्मिड को क्या किए, बाहर निकाल लिए, ठीक, प्लाज्मिड को बाहर। अच्छा, ये प्लाज्मिड क्या है? ये डीएनए। बैक्टीरिया सेल्स में डीएनए, न्यूक्लियस मटेरियल के अतिरिक्त भी कुछ डीएनए पाए जाते हैं जो गोल-नुमा संरचना में होते हैं, उनको हम प्लाज्मिड कहते हैं। समझ में आ रहा है? उनको हम प्लाज्मिड कहते हैं, यानी जेनेटिक मटेरियल के अतिरिक्त भी कोई मटेरियल पाए जाते हैं जो कि एक सिरे से दूसरे सिरे पर ज्वाइंट होते हैं। लेकिन हम लोगों में क्या होता है, एक सिरा खाली रहेगा तो एक सिरा भी खाली रहेगा, यानी कि 5 डैश और ये 3 डैश होगा। लेकिन जीवाणु कोशिका में दोनों के दोनों सिरे आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मिड। अच्छा, इसके भी डीएनए को बाहर निकालो, चलो बाहर निकालिए, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें क्या डालेंगे, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज नामक एंजाइम डालेंगे। क्या डालेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डालेंगे, अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या काम करता है? डीएनए को काटने का काम करता है। अच्छा, कैसे काटता है? एक विशिष्ट खंड पे काटता है। कैसे काटता है? अच्छा, हम थोड़ा सा बता देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के बारे में। ये पहली बात तो विशिष्ट खंडों पे काटता है, खंडों पर काटता है। अब विशिष्ट खंड क्या होते हैं? विशिष्ट खंड कहने का मतलब है कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस, पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होते हैं? ये भी टेंशन वाली बात है। तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस कुछ होते नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं जी ई ई ई ई, यहाँ पर भी अच्छा साइटोसिंथेसिस जी ई ई ई। पैलिंड्रोम सीक्वेंस हम उसको कहते सकते हैं 5 डैश 3 डैश, यहाँ पे भी 5 डैश 3 डैश, ठीक। पैलिंड्रोम सीक्वेंस हम उस सीक्वेंस को कह सकते हैं जहाँ से देखिए यहाँ पे ग्वानिन से शुरू है और इस तरफ भी ग्वानिन से शुरू है, ठीक है, ग्वानिन से शुरू है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं साइटोसिन पे समाप्त है, यहाँ पर भी देख रहे हैं साइटोसिन पे समाप्त है, यानी कि जाते वक्त जो क्रम मिल रहा है वही क्रम आते वक्त मिलना चाहिए, वही कहलाता है पैलिंड्रोम सीक्वेंस। अच्छा, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज नामक एंजाइम, हिंदी में कहते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज नामक एंजाइम क्या काम करता है? पैलिंड्रोम सीक्वेंस में काटने का कार्य करता है।
समझ पा रहे हैं? जी हाँ, समझ पा रहे हो उम्मीद है पूरा का पूरा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हमने डाल दिया भाई, अब क्या होगा देखिए क्या होगा। चलिए हमने इनमें क्या डाल दिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल दिया। अब क्या होगा कि डीएनए कट जाएगा। चलो भाई हमने डीएनए को काट भी दिया, ठीक है। अच्छा इसमें भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नामक एंजाइम डाल देंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल देंगे, ठीक है। एंजाइम डालने पर क्या होगा, यहाँ पे डालेंगे ना, एंजाइम डाल देंगे तो उसके बाद क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्लाज्मिड वाला पोर्शन और ये हो गया ह्यूमन वाला पोर्शन। जो इंसुलिन हार्मोन बनाती थी सेल, उसका वाला डीएनए है। इसको हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन इंसुलिन हार्मोन्स जीन, इंसुलिन हार्मोन्स जीन, ठीक है। जो इंसुलिन हार्मोन्स को उत्पन्न करता था जीन वही है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स जीन। समझ में आ रहा है पूरा? अच्छा अब क्या करेंगे, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज क्या काम करता है, डीएनए लाइगेज डीएनए लाइगेज क्या काम करता है, मतलब कि कुल मिला के डीएनए को जोड़ने का काम करता है, डीएनए को जोड़ता है, ठीक है। डीएनए को क्या काम करता है, जोड़ने के काम करता है। तो हम लोग डीएनए लाइगेज को लाएंगे और इसको भी लाएंगे, इसको भी, दोनों को पास में लाएंगे। तो पास में लाने के बाद इसके डीएनए लाइगेज को एंजाइम को डाल देंगे तो क्या होगा कि हमको कुछ इस तरह से संरचना प्राप्त होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सॉरी मार्कर टूट गया मार्कर है। आप लोग हमारे वीडियो को थोड़ा सा स्पीड तेज करके देखिएगा, टाइम लग रहा है तो स्पीड तेज करेंगे तो मैं जल्दी बोलूंगा। यहाँ पे ऐसा होता है। तो भाई हमने डीएनए लाइगेज डाल दिया, डालने के बाद क्या हुआ, जुड़ गया। अच्छा अब ये जो जुड़ गया है इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम एन अदर बैक्टीरिया में प्रवेश करा देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे वाले बैक्टीरिया में करा देंगे। जैसे मान के चलते हैं कि हमारा दूसरा वाला बैक्टीरिया क्या है, तो यार किनारे बनाना चाहिए। जैसे मान के चलते हैं अनदर बैक्टीरिया में क्या होता है, वही सब होता है जो पहले वाले बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, एक प्लाज्मिड होगा, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल होगा। अब क्या करेंगे, इसके प्लाज्मिड को बाहर निकाल देंगे और अपना वाला प्लाज्मिड लाके डाल देंगे भाई, या फिर इसी में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम लोग ऐसे ये था हमारा वाला, और उसके बाद ये था बैक्टीरिया वाला था ना, यही तो था। अब ये क्या काम करेगा बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या काम करेगा, इंसुलिन हार्मोन को निकालने लगेगा, प्रोड्यूस कराने लगेगा, यानी कि इंसुलिन हार्मोन को क्या काम करेगा, निकालने लगेगा, यानी कि देने लगेगा। अब क्या होता है, यही हार्मोन हम लोग इंसुलिन हार्मोन क्या काम करते हैं, शुगर के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हमको नॉट एनर्जी नहीं आती। समझ में आ रहा है?
इसी हार्मोन का उपयोग करते हैं। अब हमको मेरे की पीली नहीं आती है। अब ये बैक्टीरिया कौन सा मतलब हार्मोन बनाने लगेगी, इंसुलिन हार्मोन बनाने लगेगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग कराई जाती है। इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक भी कहते हैं। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस के बाद ही ये प्रोसेस हुआ है, मतलब इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ला करके अनदर बैक्टीरिया में प्रवेश करा दिए हैं हम लोग। उसके बाद क्या काम किया, ये इंसुलिन हार्मोन का उत्सर्जन करने लगा। समझ में आ रहा है पूरा? एक स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे हम चलते हैं। आइए देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी क्या क्या हुआ था। एक थी हमारी जीवाणु संस्कृति, इसमें प्लाज्मिड होता है, इसमें न्यूक्लिक मटेरियल भी होता है, इसमें कोशिका द्रव्य भी भरा होता है। यहाँ पे होती है ह्यूमन सेल के अंदर जो होता है केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब इस डीएनए को क्या किया गया, निकाल लिया गया। क्या किया गया, निकाल लिया गया। इसकी मदद से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हिंदी में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के द्वारा, क्योंकि यही एंजाइम है जो डीएनए को काटने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसमें भी प्लाज्मिड को पहले बाहर निकालेंगे, प्लाज्मिड पे क्या लगाएंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज नामक एंजाइम डाल देंगे। एंजाइम डालने के बाद क्या होगा कि ये कुछ इस प्रकार से काटने का काम करेगा। ठीक है, काट दिया। अब हम दोनों को क्या काम करेंगे, इसको थोड़ा सा यार टेंशन बनाना चाहिए था। ठीक है, अब इन दोनों को डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ दो। लो भाई, हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये अब नया प्लाज्मिड बन गया, नया प्लाज्मिड बन गया। अब इस प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करा देंगे भाई। ठीक है, इस प्लाज्मिड को ला करके इसमें धर देंगे, इस वाले प्लाज्मिड को निकाल करके फेंक देंगे। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा, इंसुलिन हार्मोन को उत्सर्जन करेगा, इंसुलिन को ठीक है, ये प्रोसेस अभी हम लोगों ने देखा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक की सफलता के कारण क्या कारण था भाई, किस कारण से सफल हो पाया, किस कारण से आज इंसुलिन हार्मोन की उत्पत्ति या फिर प्राप्ति की जा रही है, किस कारण से हमको आज सुविधा विभिन्न प्रकार की हो चुकी है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनके मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के सफलता के 3 कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं, 3 कारण होते हैं। अपन लिखवाना तो थोड़ी करेंगे, बता रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। 3 कारण होते हैं। पहला, डीएनए का के रूप में डीएनए का विकृतीकरण या स्वाभाविकरण, यानी कि डीएनए डीनेचुरेशन एंड डीएनए रीनेचुरेशन। समझ पाए? अंग्रेजी में कहते हैं डीएनए डीनेचुरेशन एंड डीएनए रीनेचुरेशन। ठीक है, विकृतीकरण एवं स्वाभाविकरण। अब ये क्या होता है, टेंशन वाली बात हो गई, टेंशन हो गई सबको ना। देखिए, ये कुछ होता नहीं। हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो डीएनए होता है वो डबल सिंक्लाइड होता है, 2 श्रृंखला का बना। समझ पा रहे हैं? इनके बीच में बॉन्ड होते हैं, कंफर्म हो? चलिए होते हैं।
अब इन बॉन्डों को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग अब नहीं जानेंगे, यहाँ पे देखेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे इसको गर्म करते हैं, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो डीएनए का विकृतीकरण हो जाता है, यानी कि ये जो डीएनए की श्रृंखला है वो अलग अलग हो जाती है। अर्थात कुछ इस प्रकार से, ऐसे तो थी ना, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए और इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए और इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, अब इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड थे, इसके बाद इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड थे और इसके बाद इधर, ठीक है। यानी कि डीएनए को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है तो डीएनए का विकृतीकरण हो जाता है, अर्थात डीएनए दो अलग अलग भागों में टूट जाता है। अब बात करते हैं स्वाभाविकरण क्या होता है। तो गर्म हुए डीएनए को ठंडा करने पर, ऐसे लिख दें, अच्छा, ठंडा करने, अब ठंडा करने पे क्या होगा, फिर से जुड़ जाएगा, ठीक, फिर से जुड़ जाते हैं कुछ इस प्रकार से, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में जुड़ जाते हैं, इसी कहते हैं स्वाभाविकरण। यानी कि डीएनए को ठंडा करने पर फिर से जो डीएनए जुड़ जाता है उसको कहते हैं डीएनए का स्वाभाविकरण। अच्छा, विकृतीकरण अलग अलग होना, स्वाभाविकरण जुड़ जाना। अब भाई इसका क्या काम होता है, तो भाई हम लोग जानते हैं कि हमारा जो डीएनए होता है श्रृंखलाइड होता है, पहली बात तो, हाँ, डबल श्रृंखला होता है। उसके बाद जब इसको गर्म किया जाता है तो इसके पहली बात तो श्रृंखला टूटती है, जब श्रृंखला टूट जाती है इसमें क्या डाल देते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज नामक एंजाइम, फिर ये आराम से इसे काट देता है। ये तो छोटा सा प्राप्त हो गया कि नहीं, ये तो छोटा सा मिल गया ना, बस यही जानिए। यानी कि इस तकनीक का उपयोग करने के लिए यह प्रक्रिया बहुत जरूरी होती है, पहली वाली डीएनए का विकृतीकरण या स्वाभाविकरण। समझ में आया पूरा? चलिए अगले वाले प्रोसेस पे चलते हैं हम लोग। अगला वाला है नंबर दूसरा, जिसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के 3 प्रकार होते हैं अगर देखा जाए तो, अभी आगे हम लिखवा देते हैं, बता देते हैं, लिख लेना आपको। देखिए नंबर दूसरा क्या है, नंबर दूसरा था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या काम करता है कि मान लीजिए डीएनए है, ठीक है, डीएनए तो है और कुछ तो नहीं है। अब डीएनए को क्या काम करता है, पहली बात तो पहले तो हम उसका डीनेचुरेशन यानी कि रीनेचुरेशन कर देंगे यहाँ पे, यानी कि विकृतीकरण और स्वाभाविकरण करते हैं। मान लीजिए ये डीएनए है, ठीक है, ये आपका क्या है डीएनए। अब इसको काटना है, हालांकि बहुत लंबा है, ये बहुत ही ज्यादा लंबा है, ठीक है। अब इसको हमको काटना है, अब धार तलवार इसमें थोड़ी ना चलेगी, इसमें धार तलवार थोड़ी ना चलेगी। क्या होगा कि आराम से एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, अच्छा इसकी भी बहुत प्रकार है, लगभग 50 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये किसी में गुआनिन एडेनिन के बीच में काटने का काम करता है, एडेनिन थायमिन के बीच में कोई काटता है, कोई थायमिन और साइटोसिन के बीच में काटने का काम करता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज नामक एंजाइम के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कोई 2 बेस पेयरों को काटता है, यहाँ पे एडेनिन और गुआनिन होते हैं, इतने पे काट देता है। कोई 4 बेस पेयर पे काटता है, एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन के, कोई थायमिन थायमिन साइटोसिन साइटोसिन पे काटने का ट्राई करता है। कोई 6 कोई 12 कोई 15 कोई 30 कोई 40 कोई 60 ऐसे न्यूक्लिक बेसों को काटने का काम करते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या काम करता है, डीएनए को जगह जगह से तोड़ने का काम करता है। यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डाल दिए, जगह जगह से टूट जाता है, तोड़ने का काम कर देता है, ठीक है। अब हमको इतना छोटा सा डीएनए प्राप्त हो गया, उसका जो करना है करते हैं। समझ में आ रहा? इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज नामक एंजाइम को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि कैंची, यहाँ से चरखा रहेगा,
मॉलिक्यूलर कैंची भी कहते हैं, समझ में आया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज नामक एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, अणु की कैंची कहते हैं। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी यार ना? खोज की बात करें तो आर्बर्ट का नाम सुना है? आर्बर ने की थी, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि सर्वप्रथम 1970 हमारा देश आजाद हो चुका था। 1970 में नेथन्स व स्मिथ ने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया से क्या किया? पहला एंजाइम निकाला था, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम होते हैं, ये क्या काम किए जाते हैं? ये बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं, बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं। हम लोगों के शरीर में नहीं होता है ना, निकाला था, जिसका नाम हिंड थर्ड, HIND 1 2 3 थर्ड। तो पहला जो सर्वप्रथम क्या हुआ था? 1970 में नेथन्स और स्मिथ ने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक बैक्टीरिया से पहला एंजाइम निकाला था, जिसे हम लोग आज कहते हैं हिंड थर्ड। तो एक एंजाइम होता है, एक और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम होता है, जिसका नाम है EcoR1। एक है EcoR1। ये क्या काम करता है? यह ग्वानिन और एडेनिन के बीच काटने का कार्य करता है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे मान के चलते हैं एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, फिर एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, फिर एडेनिन, थायमिन, ऐसे। समझ पा रहे? तो यहीं पे दूसरा वाला है, जो पहला वाला है, यहीं पे मान के चलते हैं जो दूसरा वाला है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये है। तो ये क्या काम करेगा? ये वाला एंजाइम कुछ इस प्रकार से काटेगा। देखिए, कहाँ पे ग्वानिन और एडेनिन है? यहाँ पे है, तो पहला वाला खंड ये काट लेगा। एक और देखिएगा कहाँ पे ग्वानिन और थायमिन है, ग्वानिन और एडेनिन है यहाँ, तो कुछ इस प्रकार से काटेगा। ठीक है, अब इस श्रृंखला को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। ये वाली पूरा का पूरा डीएनए इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, इधर भी और ये एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, ऐसे। ठीक है, ये इसे कट जाएगा, यानी कि कितना पूरा का पूरा एक हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। समझ पा रहे हैं? समझ तो पा ही रहे होंगे ना। अब जब दूसरा वाला कोई आता है, जैसे कि यहाँ पे ठीक, अब इन्हीं दोनों को ला करके बीच में ऐसे जोड़ने का काम करता है, वो उसका नाम होता है डीएनए लाइगेज। ठीक है, इसी प्रकार से इसको काटा है, ग्वानिन और एडेनिन के बीच में हमने बताया काटने का काम करता है ना। तो यहाँ पे एडेनिन था और यहाँ पर भी एडेनिन था, इसके बीच में ऐसे काटा, उसके बाद ऐसे आते हुए यहाँ पर भी था, ऐसे काटा। ठीक है, अभी ये नहीं काटे तो पता लगा एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, और उसके बाद एडेनिन, ग्वानिन ऐसे है, तो यहाँ से काट देगा, यहाँ से काट देगा, हो सकता है ऐसे भी काट सकता है, लेकिन जो काटने का तरीका है ये। ठीक, ये यहाँ पर भी ऐसे ही काटना है। तो जब इनको जोड़ना होता है तो ई डंडिया को इसको नीचे वाला लाएंगे, उसके बाद इसको ऊपर ले जाएंगे, फिट कर देंगे, फिट करने के बाद आराम से जुड़ जाता है। एक स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला था डीएनए विकृतीकरण, डीएनए जो आर्गन नंबर, दूसरा था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज नामक एंजाइम, नंबर 3 था।
जीन संबंधन तकनीक, जीन संबंधन तकनीकी, ये क्या होता है भाई? जीन संबंधन तकनीक में क्या होता है कि डीएनए को जोड़ा जाता है। डीएनए को क्या किया जाता है, जैसे मान के चलो कि हमारा कोई डीएनए है बहुत ही ज्यादा कुंडलित है, और ये वाला भी कोई डीएनए है, ये भी बहुत ही ज्यादा कुंडलित है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है, इनको पास पास लाएंगे, उसके बाद जीन संबंधन तकनीक के अनुसार डीएनए लाइगेज को डाल देंगे, उसके बाद ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अगली वाली प्रक्रिया में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगी। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, नया बन जाएगा। तो इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें इसी का प्रयोग होता है डीएनए लाइगेज। यही तीनों कारण थे जिसके रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक जो हुई सफल हो पाई। समझ में आया? बात करें कि कोई भी जीवाणु या फिर कोई भी चीज होता है, अगर उसमें उसके डीएनए को निकाल रहे हैं तो पहले उसके सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा, उसके बाद ही उसमें से जो न्यूक्लिक मटेरियल है उसको बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। तो कुछ जीवाणु होते हैं जिनमें जिनमें ये पाई जाती है, इन्हीं में यह प्रक्रिया कराई जाती है। जैसे पहला होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बैक्टीरिया मतलब जीवाणु है, आप लोग समझ नहीं पाते, जीवाणु, ठीक है। या मतलब इसकी जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। अच्छा, इसको नष्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है आपका लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम के जरिए इसकी जो सेल वॉल होती है किसकी, बैक्टीरिया की, वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। नंबर दूसरे पे आता है कवक, कवक, ठीक है। कवक की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, बात करते हैं तो काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती, समझ पाए? काइटिन की बनी होती है। अच्छा, ये नष्ट किससे होती है, तो नष्ट काइटिनेज किसके द्वारा नष्ट होती है, काइटिनेज एंजाइम के द्वारा क्या होती है, नष्ट होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं एंजाइम, यहाँ पर भी लिख सकते हैं एंजाइम, ठीक। नंबर थर्ड वाली पोजीशन पे आता है कवक हो गया, सवाल हो गया, जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया, पादप सेल क्या थी, पादप सेल या प्लांट सेल ना, प्लांट सेल। अच्छा, सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं, ठीक है। इसकी किसकी बनी होती थी, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसको नष्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम लगता है, नष्ट करने के लिए किसके द्वारा नष्ट होती है, वो होता है सेलुलेज, ठीक है। किसके द्वारा नष्ट होती है, सेलुलेज द्वारा नष्ट होती है। इन तीनों पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, पार्ट 3 में हम इसके आगे का टॉपिक बताएंगे। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक करना ना भूलिएगा।